Hello friends, you have been studying with me chapter superfluous. It is a grammar chapter and very easy chapter. In this chapter we will have to find the unnecessary word in a sentence and omit it. We have studied superfluous part 1 and part 2 so far. Now we will study part 3 from step 7 to 10. This is Bhanu Jha and you are studying with me English language for all purposes, whether it is spoken, written, competitive English and so on. तो स्टेप 7 का पहला सवाल देखिए आप। I went to temple with my parents and cousin sister. कजन पढ़िएगा, कजिन नहीं पढ़िएगा। तो कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग सुपरफ्लुअस होता है। कजन का मतलब ही होता है चचेरा फुफेरा ममेरा भाई या चचेरी फुफेरी ममेरी बहन। सिस्टर और ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर होगा आई वेंट टू टेम्पल विथ माई पेरेंट्स एंड कजन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही डाइड एट द एज ऑफ 70 ईयर्स। अगर ऑफ के बाद किसी व्यक्ति के उम्र का जिक्र करते हैं 70, 50 एग्जैक्ट एज का, तो ईयर्स और ओल्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आंसर होगा ही डाइड एट द एज ऑफ 70 ईयर्स। यहाँ पे डिलीट होगा। रूल सारा स्क्रीन पे फ्लैश है, आप वीडियो को पॉज करके रूल का अध्ययन कर सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन देखिए इसी रूल पे। आई मेट ए चाइल्ड ऑफ 6 years old। तो फिर जैसे मैंने बताया था ऑफ के बाद 6 का प्रयोग हुआ है, बच्चे के उम्र का प्रयोग हुआ है। तो ईयर्स और ओल्ड दोनों को आप डिलीट करके ओमिट करके वाक्य को सही करें। आई मेट ए चाइल्ड ऑफ 6। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ही डिड नॉट टर्न अप ऑन टाइम ड्यू टू दिस रीजन। ड्यू टू और रीजन का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस दोनों में से किसी एक को डिलीट करेंगे। यहाँ पर रीजन को डिलीट करेंगे। तो आंसर होगा डिड नॉट टर्न अप ऑन टाइम ड्यू टू दिस। रीजन को डिलीट किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब मनी। एक्यूज्ड नहीं पढ़िएगा, अक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब मनी। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। आप पैसा लें, सामान लें, तो ब्राइब में जो रिश्वत में जो चीज़ लिए, पैसा लिए या सामान लिए, वो उसी में निहित है। तो फिर मनी का प्रयोग यहाँ पे सुपरफ्लुअस है। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब मनी, सुपरफ्लुअस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू हैव कमिटेड ए ब्लंडर मिस्टेक बाय एक्सेप्टिंग इट। ब्लंडर और मिस्टेक का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब गलती ही होता है। ब्लंडर बड़ी गलती, मिस्टेक छोटी गलती। तो एज पर द सेंस आप किसी एक का प्रयोग करें। तो इसे दो तरह सही कर सकते हैं। यू हैव कमिटेड ए ब्लंडर बाय एक्सेप्टिंग इट, या यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक बाय एक्सेप्टिंग इट। आइए स्टेप 8 के रूल्स और उस पर आधारित क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। इस स्टेप में 5 रूल्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप उसका अध्ययन कीजिए, उस पर आधारित क्वेश्चंस का मेरे साथ अध्ययन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है योर नीड इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ माइन। जब दो नाउन्स का कंपैरिजन करते हैं दैन और एज का प्रयोग करके, तो दैन और एज का प्रयोग करके, दैन और एज के बाद अगर पॉजिटिव प्रोनाउन आए, माइन, योर्स, हर्स, तो पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ दैट ऑफ दोज ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सही आंसर होगा आपको योर नीड इज ग्रेटर दैन माइन, दैट ऑफ माइन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। रोशन्स ड्रेस इज कॉस्टलियर दैन दैट ऑफ राजन्स। तो यहाँ भी ड्रेस का तुलना किया गया है और कंपैरिजन वर्ड के बाद अगर पॉजिटिव नाउन का प्रयोग हो तो वहाँ भी हम लोग दैट ऑफ दोज ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे।
तो एक रूल का दो भाग कि अगर देन या एज के बाद अगर पॉजिटिव नाउन या पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो तो उसके साथ दैट ऑफ दोज ऑफ का प्रयोग सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो रोशन्स ड्रेस इज कॉस्टलियर देन राजन्स। इसे आप एक तरह से और सही कर सकते हैं, रोशन्स ड्रेस इज कॉस्टलियर देन दैट ऑफ राजन। अब राजन्स की जगह सिर्फ राजन का प्रयोग कीजिएगा, पॉजिटिव नाउन की जगह सिर्फ नाउन का प्रयोग कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रूल भी समझिएगा। रोहित हु हैड स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम ही इज माय ब्रदर। तो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, व्हिच और दैट। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर कोई नाउन प्रोनाउन आता ही है तो उस नाउन प्रोनाउन के लिए वाक्य में आगे किसी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हु से पहले रोहित का प्रयोग हुआ है तो वाक्य में आगे ही का प्रयोग गलत है। तो रोहित हु हैज स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम इज माय ब्रदर। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु इज दैट और पार्टिसिपल बीइंग या हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के पहले जो नाउन प्रोनाउन आता है उसके लिए आगे कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आता है। जैसे देखिए आप, पंकज बीइंग द एल्डेस्ट सन ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। तो बीइंग के पहले पंकज का प्रयोग हुआ तो पंकज के लिए आगे ही का प्रयोग नहीं होगा। पंकज बीइंग द एल्डेस्ट सन ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स में ही का प्रयोग सुपरफ्लुअस। ही को डिलीट करके वाक्य सही कीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द हाउस विच माई ब्रदर इन लॉ बॉट इट लास्ट ईयर। तो देखिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन विच के पहले जो नाउन है हाउस उसके लिए आगे इट का प्रयोग सुपरफ्लुअस। तो दिस इज द हाउस विच माई ब्रदर इन लॉ बॉट लास्ट ईयर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बुक टू विच आई हैव रिकमेंडेड यू इज इंडिस्पेंसेबल। तो रिलेटिव प्रोनाउन आप समझ गए होंगे, हु, व्हिच, दैट, तीनों का मतलब जो होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक नाउन या प्रोनाउन आता है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं। और उस एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच किसी कंजंक्शन या किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो द बुक टू व्हिच, तो द बुक और व्हिच के बीच में जो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हुआ है वह सुपरफ्लुअस। और अगला रूल आपका है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सुपरफ्लुअस हो जाता है, जैसे ड्रेस, अनड्रेस, कीप वगैरह वगैरह। तो ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम स्कूल, यहाँ हिमसेल्फ का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। ही केप्ट अवे फ्रॉम स्कूल। आइए स्टेप 9 को समझते हैं। स्टेप 9 में एक ही रूल है, टेंस से रिलेटेड है रूल, कि टाइम और कंडीशन क्लॉज में शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। कुछ कंजंक्शंस हैं जिनसे टाइम और कंडीशन का बोध होता है। टिल, अनटिल, अनलेस, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, इफ। रूल फ्लैश हो रहे हैं, उन्हें देखिएगा। कंजंक्शन का खूबी यह है, इसके बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब आएगा। और ये टाइम और कंडीशन क्लॉज में सब्जेक्ट तो आएंगे, वर्ब भी आएंगे, लेकिन वर्ब के रूप में शैल विल नहीं आएगा। इसमें से कुछ वर्ड्स कंजंक्शन के अलावा एडवर्ब भी हैं, प्रीपोजिशन भी हैं। तो हमें यह देखना है कि ये कंजंक्शन होंगे, और कंजंक्शन होंगे जिनके बाद सब्जेक्ट वर्ब आएंगे, और सब्जेक्ट वर्ब आएंगे तो शैल विल का प्रयोग नहीं होगा उस क्लॉज में। टाइम और कंडीशन क्लॉज में शैल विल का प्रयोग नहीं होगा। और टाइम और कंडीशन क्लॉज शुरू होता है टिल, अनटिल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, ऐसे कुछ 15 कंजंक्शन से। एक बात और समझिएगा, व्हेन का दो अर्थ होता है, जब और कब। तो व्हेन का जब अर्थ जब हो तो फिर शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन व्हेन का अर्थ अगर कब हो तो फिर शैल विल का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत लोग आधा अधूरा बात बताते हैं। एग्जाम्पल समझिए, आई डोंट नो व्हेन ही विल कम। इसमें विल का प्रयोग सही है क्योंकि व्हेन का अर्थ यहाँ पे कब हो रहा है,
मैं नहीं जानता हूँ कि वह कब आएगा। व्हेन ही विल कम आई विल इन्फॉर्म हिम। अब देखिए व्हेन का यहाँ अर्थ जब हो रहा है, तो फिर यहाँ विल का प्रयोग गलत है। व्हेन ही विल कम होगा व्हेन ही कम्स। आइए एग्जाम्पल का अध्ययन करते हैं। वी विल कॉल ए टैक्सी व्हेन ऑल विल बी रेडी। तो व्हेन क्लॉज में शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। व्हेन का अर्थ जब हो, तो आंसर होगा आपका वी विल कॉल ए टैक्सी व्हेन ऑल आर रेडी। विल बी को ईएमआर में कन्वर्ट कर दें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सी विल हैव टू डू इट व्हेन सी विल हैव टाइम। तो फिर व्हेन क्लॉज में विल का प्रयोग हो गया है, तो गलत हो गया है। तो आंसर होगा सी विल हैव टू डू इट व्हेन सी हैज टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई कैन हेल्प यू ओनली आफ्टर आई विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। आफ्टर के बाद शैल विल का प्रयोग नहीं होगा, तो आई कैन हेल्प यू ओनली आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अनलेस ही विल बी परमिटेड ही कांट डू इट। अनलेस क्लॉज में भी शैल विल का प्रयोग नहीं होगा, तो अनलेस ही इज परमिटेड का प्रयोग होगा। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, सी विल सी यू इफ सी विल हैव टाइम। इफ मतलब अगर कंडीशन दिखलाता है, इफ क्लॉज में भी शैल विल का प्रयोग नहीं होगा। सी विल सी यू इफ सी हैज टाइम। आइए स्टेप 10 का रूल्स और क्वेश्चंस देखते हैं। एक रूल कहता है कि गेट अप फ्रॉम माई बेड, ये गलत है। गेट अप के साथ फ्रॉम बेड या फ्रॉम माई बेड का प्रयोग करना गलत है। गेट अप का मतलब ये होता है सो कर उठना, बिछावन से ही सो के आप उठते हैं, इसलिए फ्रॉम माई बेड का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। फिर एक और रूल है कि पैसिव वॉइस में रिक्वेस्टेड के साथ काइंडली का प्रयोग नहीं करें। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड, ये गलत है, यू आर रिक्वेस्टेड। और एक और रूल है कि सपोजिंग या सपोज के साथ इफ का प्रयोग नहीं करें, या इफ के साथ सपोजिंग या सपोज का प्रयोग नहीं करें। तो आइए सवाल देखते हैं। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अटेंड द पार्टी, या काइंडली का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, काइंडली को डिलीट करें। अगला सवाल देखें आप। वी रीच्ड ए कंसेंसस ओपिनियन। कंसेंसस और ओपिनियन का प्रयोग एक साथ नहीं करें, इसे दो ढंग से आप सही कर सकते हैं। वी रीच्ड ए कंसेंसस या वी रीच्ड ए कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। आइए अगले वाक्य पे आते हैं। एवरी मॉर्निंग आई गेट अप फ्रॉम माई बेड एट डॉन। डॉन का मतलब होता है भोर, सुबह। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको रूल में बताया था कि गेट अप के साथ फ्रॉम माई बेड का प्रयोग सुपरफ्लुअस। आपने मेरे साथ सुपरफ्लुअस चैप्टर का अध्ययन किया, और अब डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए इस चैप्टर पे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग ऑल माय वीडियोज। अगर आपने सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस पर ध्यान दें। थैंक यू।